पेपर थर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, हम पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था भारत के प्राकृतिक वनस्पति। भारत की प्राकृतिक वनस्पति की इस दूसरे वीडियो में जो हम पढ़ रहे थे उसको आगे बढ़ाते हुए आज इसको फिर पढ़ रहे हैं। तो जो भारत की भारत की प्राकृतिक वनस्पति को समझने के लिए एक बार फिर मैं पुनः इस वीडियो के द्वारा, इस डायग्राम के द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ कि प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है। प्राकृतिक रूप या बिना मानवीय हस्तक्षेप के उगने वाले पेड़ पौधे और घास प्राकृतिक वनस्पति कहलाते हैं। और प्राकृतिक वनस्पति में जो पेड़ पौधे और घास जो उगते हैं वो एक खास पादप समुदाय के रूप में होते हैं। तो वो खास पादप समुदाय किसी भी देश या स्थान की जलवायु, भौतिक, भू आकार तथा मिट्टी की विविधता के आधार पर विकसित होता है। तो पादप समुदाय को अपन इस आधार पर दो श्रेणी बांटते हैं, पहला वन, दूसरा घास के मैदान। तो जो वन हैं, वनों के 6 प्रकार हैं, जिसमें इस प्रकार से हैं उष्णकटिबंधीय सदापर्णी वन यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन। दूसरा, ये जो एवरग्रीन वाले हमेशा हरे भरे रहते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जिसको मानसूनी वन कहते हैं, ये एक बार पत्तियां गिराते हैं मौसम विशेष में। तीसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क वन जिसको ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट कहते हैं। डेल्टाई वन जो डेल्टा क्षेत्रों में, नदी के डेल्टा में पाए जाते हैं और ऊंचाई पे पाए जाने वाले पर्वतीय वन और मरुस्थलीय वन। तो वनों में हमने पहले वाले वीडियो में उष्णकटिबंधीय सदापर्णी वनों के बारे में पहले पढ़ लिया था। आज इसको आगे बढ़ाते हैं। तो दूसरा लेते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती अथवा मानसूनी वन। मानसूनी फॉरेस्ट 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो भारत में इस तरह के वनों का विस्तार गंगा की मध्य और निचली घाटी, जिसको भाबर और तराई प्रदेश कहते हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के कुछ भागों में मिलते हैं। इनमें जो उगने वाले मुख्य पेड़ हैं साल, सागवान, शीशम, चंदन, आम इत्यादि। ये पेड़ ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए ये पतझड़ के वन भी कहलाते हैं। एक बार पत्तियां गिराते हैं। इनकी ऊंचाई 30 से 45 मीटर तक होती है और इनकी लकड़ी इमारती कीमती होती है, जिसमें इसका आर्थिक महत्व अधिक है। ये वन हमारे 25% क्षेत्र पर फैले हुए हैं। तो ये हो गया मानसून या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जो बहुत बड़े क्षेत्र में पाई जाती है, 25%। तीसरा जो है उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा कम होती है, जैसे 50 से 100 सेंटीमीटर। इसमें महाराष्ट्र का भाग, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु की अधिकांश भाग, पश्चिमी भाग और उत्तरी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश का दक्षिण पश्चिमी और हरियाणा इसमें शामिल की जाते हैं। इन वनों के मुख्य वृक्षों में बबूल, कीकर, चंदन, शीशम, सीरस, महुआ और आम है। ये वृक्ष ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में अपने पत्ते गिरा देते हैं और वर्षा अपेक्षाकृत कम होने के कारण ये वृक्ष मानसूनी वनों से छोटे होते हैं। वो तो काफ़ी बड़े होते थे, ये काफ़ी छोटे होते हैं। इन वृक्षों की लंबाई 6 से 9 मीटर तक की होती है और अधिकांश वृक्षों की जड़ें लंबी और मोटी होती हैं, जिससे भूमिगत जल को सुगमता से चूस सके। इनकी खाल यानी छाल मोटी होती है, जिससे ये जल को अपने अंदर समाये रखते हैं। इनकी लकड़ी आर्थिक दृष्टि से मूल्यवान है। इस प्रकार के वनों को काटकर खेती की जाने लगी है। अब ये वन केवल 52 लाख हेक्टेयर भूमि पर ही पाए जाते हैं।
चौथा प्रकार जो है वो है एरिड फॉरेस्ट, जिसको मरुस्थलीय वन कहते हैं। ये वन 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। यानी मरुस्थलीय प्रकार के वन हो गए जो इनमें मुख्य रूप से बबूल, कीकर और फ्रास जैसे आकार वाली वृक्ष और झाड़ियाँ ही होती हैं। तो इनका जो विस्तार है भारत के में राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी पंजाब और दक्षिण पश्चिमी हरियाणा है। यहाँ की शुष्क जलवायु के कारण इनके पत्ते छोटे, खाल मोटी और जड़ें गहरी होती हैं और मुख्यतः ईंधन की लकड़ी ही मिलती है इनसे। और कई कई मरुद्यानों में, यानी जहाँ जल भराव होता है, वहाँ पे खजूर के पेड़ मिलते हैं। इस प्रकार से मरुस्थलीय वन हुए। अगले हैं डेल्टाई वन। तो डेल्टाई वनों को कई नामों से जाना जाता है। इन्हें मैंग्रोव वनस्पति, दलदल, स्वाम्पी, टाइडल फॉरेस्ट भी कहते हैं। तो इनको डेल्टाई वनों को दलदली कहा गया, ज्वारीय कहा गया, मैंग्रोव कहा गया। और इस प्रकार की जो नदियाँ बह करके समुद्र में गिरने से पहले जो डेल्टा बनाती हैं वहाँ पाए जाते हैं। तो ये वन गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों के डेल्टाओं में उगते हैं। इस कारण उन्हें डेल्टाई वन कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का सुंदरवन है। ये भी इम्पोर्टेंट है। सुंदरवन कहाँ पाया जाता है? सुंदरवन डेल्टाई वन है जो गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में पाए जाते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें समुद्री नमक वृक्ष की बहुतायत पाई जाती है, जिस कारण इसे सुंदरवन कहते हैं। ये वन बड़े गहन और ईंधन और इमारती लकड़ी प्रदान करते हैं। छठवां है लास्ट माउंटेनियस फॉरेस्ट, यानी पर्वतीय वन। ये वन हिमालय पर्वतों की ढलानों पर पाए जाते हैं। पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा वर्षा अधिक होती है, जिस कारण पूर्वी हिमालय के में पश्चिमी हिमालय से अधिक घने वन मिलते हैं। और इनकी ऊंचाई का क्रम जो है इस प्रकार से है। और इसमें उसको भी देखते हैं। भारत के नक्शे में इनको देखिए आप, तो मैंने नक्शे के द्वारा ये विभिन्न शेड के द्वारा ये वन दिखा रखे हैं। पर्वतीय वन, मानसूनी वन, शुष्क वन, मरुस्थलीय वन, ज्वारीय वन, दलदली वन। तो इसमें देखिए आप लोग, ये ज्वारीय वन ये वाला डेल्टा वैली क्षेत्र में पाए जाते हैं और ये मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं, यहाँ देखिए। और ये जो चौकोर वाले जो है ये शेड है, यहाँ पे पर्वतीय वन पाए जाते हैं। देखिए इस एरिया में पर्वतीय वन पाए जाते हैं और यहाँ पर्वतीय वन पाए जाते हैं। इसके बाद में ये आपके सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? देखिए ये सदाबहार वन जो हैं वो ये सदाबहार वन पाए जाते हैं इस भाग में। ये भाग सदाबहार वनों का है, ये भाग रहा। इस प्रकार से भारतीय नक्शे में इन वनों का वितरण दिखा रखा है। तो जो पर्वतीय वन होते हैं वो ऊंचाई के अनुसार हिमालय में इस प्रकार से पाए जाते हैं कि 800 मीटर से कम ऊंचाई वाले भागों में उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष मिलते हैं, जिनमें रोडवुड और सालवुड के पेड़ प्रमुख हैं। 800 से 1800 मीटर की ऊंचाई तक चीड़ के वृक्ष मिलते हैं और कहीं कहीं ओक के वृक्ष भी पाए जाते हैं। 1800 से 3500 मीटर की ऊंचाई तक कोणधारी वन मिलते हैं। जो कोणधारी वनों के पेड़ हैं देवदार, मेपल, सिल्वर, फर, स्प्रूस, बर्च इत्यादि। ये हमारे वनों के 6% क्षेत्रों पर मिलते हैं। और 3500 मीटर से 4000 मीटर तक की ऊंचाई पर टुंड्रा तुल्य वनस्पति मिलती है। जो इस प्रकार की वनस्पति कहलाती है काई, लिचन और छोटी छोटी घास। और 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीत के कारण किसी प्रकार के वन नहीं पाए जाते हैं। इस प्रकार से पर्वतीय वनों का ये
क्रम पाया जाता है ऊंचाई के अनुसार। ये तो हो गए वनों के प्रकार। अब देखते हैं कि वनों से लाभ क्या है। तो वनों से देखते हैं कि डायरेक्ट लाभ होता है और जिसको अपन प्रत्यक्ष लाभ कहते हैं, और अप्रत्यक्ष लाभ होता है। प्रत्यक्ष लाभ उनको कहते हैं जो सीधे वनों से मिलता है, जैसे भोजन। आदि मानव वनों में रहता था और वहीं से कंदमूल, फल और पशु पक्षियों के लिए आखेट से अपनी उदर पूर्ति करता था। आज भी कई आदिम जाते हैं अपने भोजन के लिए वनों पर ही निर्भर है। जैसे भोजन हो गया, फिर कई प्रकार के उद्योगों के लिए कच्चा माल, जैसे कागज, दिया, सिलाई, लाख, प्लाईवुड, रेशम, खेल का सामान, ये सब इनका वनों पर ही, ये वन उद्योग पर ही निर्भर है। इस प्रकार के तीसरे जड़ी बूटियाँ, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ जो औषधियों के रूप में हैं वो वनों से ही मिलती हैं। इसके अलावा ईंधन की लकड़ी भी मिलती है। तो आदि मानव तो अपने ईंधन की पूर्ति के लिए लकड़ी पर ही निर्भर था। और जबकि कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस और विद्युत आदि ईंधन के कई विकल्प उपलब्ध हैं, तो भी लकड़ी एक महत्वपूर्ण ईंधन है। पशुओं के लिए चारा भी डायरेक्ट, जिनको कई प्रकार पशु पेड़ पौधों को खाकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं और घास फूस मिलती है। आजीविका मिली हुई वनों से। कई लोग जैसे लकड़ी काटने वाले, चीरने वाले, वनों पर आधारित उद्योगों से लाखों लोगों को आजीविका मिलती है। भारत में लगभग 35 लाख व्यक्ति वनों से अपनी आजीविका कमाते हैं। इसके अलावा सरकारी रेवेन्यू, जो सरकारी आय भी वन्य उत्पादों से कर के रूप में सरकार को प्राप्त होती है। इस प्रकार से ये वनों से प्रत्यक्ष लाभ हो डायरेक्ट। अप्रत्यक्ष लाभ में जैसे वन पहला तो है मृदा प्रदन पर नियंत्रण। पेड़ पौधों की जड़ें या वृक्षों की जड़ें मिट्टी को दृढ़ता से पकड़े रहती हैं, जिससे वर्षा होती है तो मिट्टी अपने स्थान पर बनी रहती है और अपर्दन नहीं होता है। अतः वन अपर्दन रोकने का काम करते हैं। तो ये देखिए, पेड़ पौधे होंगे तो अपर्दन कम होगा। ऐसे ही बाढ़ों की रोकथाम, जब वर्षा अधिक होती है और पेड़ों की जड़ें बहुत सारा पानी को चूस लेती है और धीरे धीरे उसमें प्रयोग करती रहती हैं, इस प्रकार वन बाढ़ों की रोकथाम में भी सहायता करते हैं। और देश के विभिन्न प्रदेशों में वनों को काटने के कारण बाढ़ों का प्रकोप बढ़ गया है। इस प्रकार से जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र में हवा बहती है, तेज बालू होती है, तो अगर पेड़ पौधे होंगे तो मरुस्थल के प्रसार को रोकेंगे, यानी बालू मिट्टी को परस्पर, बालू मिट्टी के जो कण हैं उनको परस्पर जकड़े रखेंगे वृक्ष की जड़ें, जिससे रेत का प्रसार नहीं होगा। मरुस्थल की जलवायु को धीरे धीरे आर्द्र बनाने में वन प्रयत्नशील भी रहते हैं। दक्षिण पश्चिमी हरियाणा, दक्षिण पश्चिम पंजाब और राजस्थान में मरुस्थलों को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वन लगाए जा रहे हैं। ऐसे ही जलवायु पर प्रभाव, क्योंकि वनों से आच्छादित क्षेत्रों में पत्तों से वाष्पीकरण होता रहता है, जिससे तापमान अपेक्षाकृत कम रहता है, और जब आर्द्र वायु इसके ऊपर से गुजरती है तो संघनन होता है, जिससे बादलों का निर्माण होता है और वर्षा होती है। इस प्रकार जलवायु का पर भी प्रभाव डालते हैं। मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं, क्योंकि पेड़ों से टूटी हुई पत्तियाँ सड़ गल कर मिट्टी में मिल जाती हैं, जो मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा में वृद्धि करती हैं और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है। भारत में कुल क्षेत्र के केवल 20.64 भाग पर ही वन पाए जाते हैं। अच्छे वनों के क्षेत्र और भी कम हैं। देश के संतुलित विकास के लिए देश के लगभग 1/3 भाग पर वन पाए जाने चाहिए। जनसंख्या और पशुओं की अत्यधिक वृद्धि के कारण वन संपदा का ह्रास तेजी से हुआ है, परंतु वनों का संरक्षण एक विकास आवश्यक हो गया है, जिसके लिए उत्तम तरीकों की खोज करने और उन्हें अपनाने की आवश्यकता है। साथ ही तेजी से उगने वाले पेड़ों की जातियां लगाकर वनों के क्षेत्र का विस्तार करना चाहिए। भारतीय जो वन है उनकी समस्याएं क्या हैं भारत में?
कई समस्याएं हैं, जैसे भारत में वनों की का आवरण ही कम है, जैसे अल्प वन आवरण केवल 22.50% है, जो विश्व के 35% से कम है। और भारतीय वन नीति के अनुसार 33% भाग वन चाहिए, जिनमें केवल कुछ ही राज्य जैसे असम, त्रिपुरा, अरुणाचल, मिजोरम, अंडमान निकोबार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में ही एकमात्र राष्ट्रीय औसत से अधिक वन मौजूद है, जबकि पंजाब हरियाणा क्षेत्रों में वन है ही नहीं, बहुत कम है। भारत में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र केवल 0.19 हेक्टेयर है, जो विश्व के औसत 1.08 हेक्टेयर से भी काफ़ी कम है। यहाँ एक ही किस्म की लकड़ी एक ही क्षेत्र में उपलब्ध नहीं होती, या मिक्स बहुत सारे प्रजातियाँ पाई जाती हैं, अतः वन शोषण में धन और समय का अपव्यय होता है। देश के लगभग 40% वन दुर्गम पर्वतीय भागों पर है, अतः परिवहन साधनों के अभाव और कठिनाई के फलस्वरूप वनों का पूरा लाभ नहीं उठाया जा सकता। लकड़ी काटने और चीरने के लिए शक्ति साधनों की आवश्यकता होती है, लेकिन जिन क्षेत्रों में वन स्थित है वहाँ जल विद्युत और शक्ति के अन्य साधनों की बहुत कमी है। लकड़ी काटने के ढंग पुराने और अवैज्ञानिक है, जिससे बहुत सी लकड़ी नष्ट हो जाती है। प्रशिक्षित तकनीशियनों और कर्मचारियों के अभाव में वनों का वैज्ञानिक प्रबंधन नहीं हो पाता है। वन विज्ञान और वन संरक्षण संबंधी ज्ञान की अत्यधिक कमी है, जिससे वन संपदा पर समुचित लाभ नहीं मिल पाता। आग, कीड़े, नाशक जीवों तथा पौधों की बीमारियों से वनों को पर्याप्त सुरक्षा प्राप्त नहीं है। देश के आर्द्र पर्वतीय प्रदेशों में स्थानांतरित कृषि वनों के लिए गंभीर समस्या है। पर्यावरण बचाओ समर्थकों के अनुसार भारत में प्रतिदिन उनके अनुसार 135 हेक्टेयर वन काटे जा रहे हैं। कुल वन प्रदेश के 50% हिस्से में आदिवासियों को मुफ्त में चराई करने और घरेलू उपयोग के लिए ईंधन की लकड़ी काटने का अधिकार प्राप्त है। इस अधिकार का प्राय दुरुपयोग किया जाता है, दूसरे लोग इसका मिसयूज करते हैं। ज़्यादातर वनों में वृक्षों को काटना अभी मूल तथा देशज क्रिया है, जो वृक्षों के कटने से पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचता है, मृदा अपरदन में वृद्धि होती है और वनों को पुनर्जीवित करने में टाइम लगता है। दूसरा है स्थानांतरित कृषि। ये वनों की समस्याओं में जिन प्रदेशों में वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है, वहाँ सामान्य जनजातीय लोग पर्वतीय तथा पहाड़ी प्रदेशों में स्थानांतरित कृषि की पद्धति अपनाए हुए हैं। जनसंख्या के बढ़ते दबाव के कारण नागालैंड, मेघालय यानी उत्तरी पूर्वी भाग में कई भागों में जूमिंग चक्र घटकर मात्र 5 वर्षों का रह गया है, जिसके फलस्वरूप वनों को संजीव के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता। चराई से भी नुकसान होता है। जब भारतीय वनों को व्यापक रूप में क्षति पर्वतीय प्रदेशों में स्थानीय लोगों द्वारा मवेशी, भेड़ बकरियां चराने से होती है। ब्रह्मणशील जनजातियां जैसे गुर्जर, गद्दी, भूरिया, बकरवाल, लेपचा द्वारा ऋतु प्रवास के कारण वनों के पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचा है। कृषि भूमि की बढ़ती मांग या बढ़ती आबादी के कारण तथा अनाज तथा कृषि पदार्थों की मांग बढ़ने के कारण वन प्रदेश को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित कर दिया गया कई प्रदेशों में, जिससे वन प्रदेश निरंतर घटते जा रहे हैं। बहुमुखी योजनाओं का निर्माण, जैसे बड़े बड़े बांध जैसे भाखड़ा नांगल, रिहंद, हीराकुंड, टेहरी, कोटेश्वर, सलाल, दलस्ती, सरदार सरोवर के निर्माण के कारण बड़े बड़े वन प्रदेश जलमग्न हो गए। व्यावसायिक गतिविधियां जैसे खनन, उत्खनन, तेल निष्कर्षण, रोपस्थली, फलोद्यान, रोपस्थली पहाड़ी भागों में पर बड़े पैमाने पर इनके कारण वनोन्मूलन हुआ है। यानी दुर्भाग्यवश पेपर मिल तथा आरा घर वनों में आरा चलता ना, लकड़ी काटने वाला, इस तरह बड़े बड़े वनों में स्थित होते हैं, जिस कारण वनोन्मूलन की प्रक्रिया त्वरित होती है। और नगरीकरण और औद्योगिकीकरण के कारण वन पहाड़ी प्रदेशों में तीव्र नगरीकरण और औद्योगिकरण भी बहुत तेज हुआ है। जैसे शिमला, मसूरी, नैनीताल, ये जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ भी नगरीकरण, नगरों का आकार कई गुना बढ़ गया है।
हिमालय तथा अन्य वन प्रदेशों में सड़कों की संख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, जिस कारण बहुमूल्य वन प्रदेश पर्यटकों तथा विलास प्रिय लोगों के लिए खोल दिए गए हैं। इस प्रकार से इन बिंदुओं के आधार पर देश में वानिकी की समस्याएं हैं। इस प्रकार से वनों का प्रकार और वनों की वानिकी की समस्याएं वाला वीडियो आपको दिया गया। धन्यवाद।